हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, भारत से गृह स्वामिनी के अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार सुरेखा जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि जितने भी दूरस्थ बैठे हमारे शब्द मित्र हैं वे सभी कुशल पूर्वक होंगे। उन सभी को नमस्कार है और भारत के जितने भी शब्द मित्र हमें सुनेंगे उन सभी को शुभ संध्या। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक कथाकार की कहानी को लेकर। हमारे साथ है रामकरण जी, जो कि गृह स्वामिनी के तत्वाधान में हम लोगों ने एक प्रतियोगिता रखी थी, कथा प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें कि ये तीसरे नंबर पर विजयी रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रामकरण जी आपका सर यहाँ पर, और आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अगर आप खुद अपने से देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता, ये मैं सोचती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है रामकरण सर जी, स्वागत। जी धन्यवाद मैडम। जैसा कि मैं तो उत्तर प्रदेश बस्ती से हूँ और बचपन तो यही गुजरा है। हम 18 साल की अवस्था में इंडियन एयरफोर्स में चले गए और वहाँ हम लगभग 19 साल रहे और वहाँ से जब वापस आए, क्योंकि फौज की जैसी सर्विस होती है, कभी इधर तो कभी पहाड़ों पर कभी मैदानों में, इस तरह की ड्यूटीज थी। और वहाँ से हम जब 19 साल बाद आए हैं तो धीरे 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 जो हमारी चीज़ें छूट गई थी उसको हम फिर से पकड़ने की कोशिश किए। जो मेरी रुचियाँ थी, कुछ पढ़ना लिखना और अपने परिवार को देखते हुए साथ साथ सबको लेकर चलते हुए, ये तरह से जो मेरा पिछला शौक जो छूट गया था ये अपने रोजी रोटी के चक्कर में, और पुनः मैंने दोबारा 2014-15 से उसमें कोशिश करते करते धीरे धीरे उसी में बढ़ रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अपने पिताजी की याद आ गई। मेरे पापा भी सैन्य अधिकारी थे। आप आकाश की ऊंचाई छोड़े तो कहीं पापा धरती को अपने आप पे सलाम करें। तो बहुत बहुत स्वागत है कि एक सैनिक जब साहित्य की तरफ बढ़ता है तो यकीनन साहित्य जो है वो अपने आप में ऊंचा हो जाता है। तो बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो कार्यक्रम है इसमें हम लोगों ने कविता कथा प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें कि 35 रचनाकार चयनित हुए थे और इनकी जो मुख्य निर्णायक थी वो हमारे भारत की श्रेष्ठ साहित्यकार नासिरा शर्मा जी थे। उसी के तत्वाधान में आप तीसरे नंबर पे रहे। और थोड़ी सी बात होगी संत लाल जी के बारे में, जो कि एक विशिष्ट साहित्यिक पुरोधा थे। उन्होंने वर्ल्ड फोरम के एक वो संरक्षक भी थे और एक उद्योगपति थे। तो उनको एक लगन थी कि वे साहित्य को लेके कुछ करें। तो आज हम उन्हीं की पुण्य स्मृति में जयंती उत्सव मना रहे हैं प्रेमचंद जी का, और उसी के तहत हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना परिचय दे दिया। बहुत सारे आपके मैं देख रही हूँ उपलब्धियां बहुत सारी है। लगभग हर एक प्रतियोगिता में आपने कहीं ना कहीं इनाम जीते हैं। बहुत सारी उपलब्धियां आपकी नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। तो अच्छा लगता है कि एक सैन्य अधिकारी जब साहित्य की तरफ बढ़ के इतनी सारी उपलब्धियों को लेकर हमारे समक्ष आता है तो कहीं ना कहीं हमारे मंच का गौरव भी बढ़ता है। तो बातें होती रहेंगी आपसे। और साहित्यिक यात्रा के बारे में जरूर एक सवाल है कि सर आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई, और जो निर्णायक कथा जो हमने आपकी चयनित की है उस कहानी को भी हम अंत में सुनेंगे। जितने भी श्रोता हमें सुन रहे, आप सभी से अनुरोध है कि वे जुड़े और इनकी कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि जब एक कथाकार हमारे समक्ष आता है तो हमारी हौसला अफजाई बनती है, ताकि उस कथाकार का जो एक लिखने की ताकत है ऊंचा बनी रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है। और लेखन का सफर सर आपका कैसे शुरू हुआ, मैं आपसे बिल्कुल चर्चा करना चाहूंगी इस बाबत। तो बताइएगा कि आपकी साहित्यिक यात्रा सैन्य से कैसे शुरू हुई। जी ये तो हम लोग इसको यात्रा तो नहीं कह सकते, बट ये हमारे अनजाने में शुरू हो जाती है जी। हर चीज की यात्रा।
हम लोग हिंदी पट्टी के लोग हैं, तो जब पढ़ते थे तो गांव में जिस तरह से प्रेमचंद जी की कहानियां शुरू होती है, उस तरह से ही दादी नानी भी कहानियां सुनाती हैं कि एक ब्राह्मण था, एक फला था। इस तरह से कहानियां जो है हमारे, हम धीरे 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 हमें लगा कि प्रेमचंद से हम लोग बहुत क्लोज हैं, और शुरू में बस उन्हीं का नाम तो जानते थे, और उनकी कुछ कहानियां थी, जैसे पंच परमेश्वर हैं, ईदगाह हैं, जो कि श्रेष्ठ कहानियां हैं उनकी। और इससे हम लोगों को रुचि बढ़ी, तो हमने उनका गोदान भी पढ़ा, रंगभूमि भी पढ़ा, रंगभूमि भी पढ़ा, और मेरे साथ और भी मैं पढ़ रहा था, नो डाउट, उस समय भी। और उस समय कुछ पत्र पत्रिकाओं में साहित्य को थोड़ा सा उसको बढ़ावा मिलता था, बच्चों के लिए चीजें निकला करती थी, या बड़ों के लिए भी आता था, प्रतियोगिताएं होती थी, जैसे दैनिक जागरण है, अमर उजाला है। तो इन लोगों ने, जो नई लोग होते थे, उनको मौके देते थे। जिस तरह से वो देते थे कि एक लाइन में इसको पूरा करिए, या ये नई कहानी लिखिए, तो हम लोग तो बच्चे थे, तो पीछे से वो रंगीन पेज हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, छोटी छोटी कहानियां पढ़ते थे, कविताएं उसमें आती थी, तो लगता था कि एक बार हमें भी इसमें लिखना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो ये कुछ हुआ नहीं। पहली कहानी हमने लिखा था खाड़ी युद्ध के दौरान। तो खाड़ी युद्ध के दौरान हमारे यहाँ पर, जहाँ मैं था उस समय, बस्ती में अंबिका प्रताप नारायण महाविद्यालय, तो वहाँ एक प्रतियोगिता हुई, और अनजाने ही हमारे जो हिंदी के अध्यापक थे, उन्होंने कहा तुम जाओ। और वहाँ जाते ही वो मेरी पहला मुझे पुरस्कार मिला। वहाँ पर हमने खाड़ी में कराती मानवता पर लिखा, और इसके अलावा जो पहली कहानी हमने वहां से हम शुरू की, हमें लगा कि हम कुछ लिख सकते हैं। तो बंदिया तो लोग कर ही लेते हैं इस उम्र में, लेकिन लिख लेंगे। तो दूसरी, हम लोग तो थोड़ा उतना बढ़िया पकड़ में थे नहीं, और साथ साथ तैयारी भी थी कहीं की रोजी रोटी भी मिले। तो धीरे धीरे कुछ चीजें हमने यूं ही अपने में ही जो छुपा के हम लोग लिखते थे कि कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, इस तरह की चीजें होती थी, और हमसे तो वो यात्रा इसी तरह से शुरू हो गई। और बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे श्री संतलाल जी की, वे एक बेशक बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन उनकी एक अथक मेहनत, एक परिश्रम भी था उनका, और एक संघर्ष की कहानी भी रही उनकी। और शायद उन्होंने इस संघर्ष को एक आम आदमी के रूप में देखा, और एक आम आदमी कैसे गृहस्वामिनी के मंच पर आकर जिन कहानियों को प्रेमचंद जी, जैसे कि हम प्रेमचंद जयंती महोत्सव मना भी रहे हैं, तो कैसे एक आम आदमी के, एक आम व्यक्ति के या आम जनमानस में उस साहित्यकार की जो रचनाएं थी, जिनको पढ़ के हम पले पड़े। हमने गोदाम भी पढ़ा, हमने निर्मला पढ़ा, दो बैलों की कथा पढ़ा, हामिद, ईदगाह, बहुत सारी ऐसी, हम बचपन हमारा उससे गुजरा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि श्री संतलाल जी का जो एक ये प्रवाह था आगे बढ़ाने का, एक आम जनता को लेकर, वो कहीं ना कहीं आज आपको देखते हुए, जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं रचनाकार, उन सबको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं श्री संतलाल जी की जो एक भूमिका थी, जो उनका एक सपना था, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। बहुत सारे पुरस्कार आपने जीते हैं, और इसी के साथ गृहस्वामिनी अंतर्राष्ट्रीय, शायद इसीलिए कलम के सिपाही को एक आगे बढ़ाते हुए, एक प्रमोशन करते हुए, हम सभी आम जनमानस को, जो कि साहित्यकार हैं, कहीं ना कहीं कथाकार है, कहीं ना कहीं रचनाकार है, तो उनको एक वृहद मंच दिया। तो पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ, और मैं आपके समक्ष स्वराबाद कर रही हूँ। और आपकी बहुत सारी कहानियां हैं। पहली कहानी आपने कौन सी लिखी, कि आपको याद है? चूंकि मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे आपकी कहानी का नाम मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, सर, जुदा जी के डॉक्टर, बाल कविता संग्रह है ये आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि एक पुनः बात वही आती है कि एक सैन्य अधिकारी अगर बच्चों को लेके सोचता है तो। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था उस समय। ये कविता रिटायर होने के बाद, हमारे बच्चे छोटे थे, तो हम लोग, आपको जब आपके पिताजी थे, और तो आपने देखा होगा कि हम लोग बच्चों से बड़ा दूर रहते हैं, और जब वहां से आते हैं ड्यूटी से, तो बच्चों के साथ बहुत रहने मन करता है। तो हम बच्चों के साथ से यूं ही हम लोग खेल ही रहे थे। अब समझिए, हम तो बच्चे टाइप खेले,
और बच्चे उस समय एक कविता पढ़ रहे थे, कोबलर कोबलर मेंड माय शू। तो हाँ हाँ, तो वो मेरे ख्याल में आया। मैं बच्चों से कहा कि एक हिंदी में इस तरह कविता मुझी पर होनी चाहिए। और ये वही लाइन बनी कि जूता जी के डॉक्टर, इसकी नाड़ी भांप कर, जूता है बीमार मेरा, दवा करो इसे जांच कर। क्या इसकी बात गंदी आदत पे मुझको है ये काटता, हौले हौले चलती हूं मैं, टीचर मेरा डांटता। अंजर पंजर ढीले इसके, करो सिलाई साट कर, इसके सारे गड्ढे भर दो फेविक्विक से पाट कर। अपनी फीस बता दो भैया, सट्टे बट्टे काट कर, जाना है स्कूल मुझे जूता जी के डॉक्टर। क्या बात है, क्या बात है, और वाकई सुरेखा में। जी, इसके बारे में बताऊं तो इसको हम तो उस समय जानते भी नहीं थे कि ज्यादा पत्रिकाओं के बारे में। बच्चे उस समय नंदन आता था, हमने वहां भेजा और ये रिजेक्ट हुई वहां से। और मैं निराश था, तो मुझे साहित्य के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था, तो मुझे लगा कि ये मैंने जूते पर कविता लिखकर गलती कर दी। फिर मैं पता चला तो मैंने यूं ही चेक में भेजा था, वहां उनको इतनी पसंद आई, उन्होंने बहुत प्रशंसा भी किया इसका, और इसे कवर पृष्ठ पर जगह दिया इस कविता को। अच्छा। और भी इस तरह से यात्रा चली, तो बहुत सारी कविताएं कहानियां मेरी छपी। नहीं, मैं देख और रही इसके हूँ बाद कि में आप, नहीं मैं देख रही जी हूँ कि आपके बाल कहानी संग्रह भी है किरण कुमारी से। किरण कुमारी कोई खास नाम? आप मेरे साथ के हैं, क्योंकि उस जमाने में चंपक नंदन ही आया करती थी और जी जी। सरिता आया करती थी। तो कहीं हाँ ना कहीं साहित्य था, पर हम जैसे आम इंसानों के लिए नहीं था उस वक्त, सर, है ना? तो ये किरण जी। कुमारी, ये जो बाल साहित्य संग्रह आपका है, ये क्यों किरण कुमारी? खास नाम, कुछ वजह? हाँ जी, ये किरण कुमारी एक बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें एक कल्पना है ये लाइट की, जिसमें विद्युत की जरूरत नहीं है, तेल या फ्यूल की जरूरत नहीं है, और पर्यावरण जो है फ्रेंडली है। तो इस तरह की कहानी में लिखा था, जिसमें एक राजकुमारी की कल्पना की गई थी कि एक जमाना था जब दिए से लोग जरा दिए से धुआं उठता था, तो वो राजकुमारी को आंखों में लगता था, और इसलिए उस समय ये राजा ने खोज करवाया कि ऐसा कुछ हो, दिन में तो ठीक है, रात में लाइट भी हो और ये प्रदूषण भी ना हो, क्योंकि राजकुमारी को इससे कष्ट होता है। उसके बाद ये कहानी चलती है, तो वहाँ थोड़ा परियों का भी इस्तेमाल है, तो परियों के द्वारा वहाँ पर एक सलाह मिलता है, और लोग जुगनुओं से संपर्क करते हैं। तो उसके महल में इतने जुगनू आ जाते हैं, और सब एक साथ एक लाइट की तरह जलते बुझते हैं, और वो जहां जहां राजकुमारी जाती हैं तो साथ चलते हैं जी। तो और आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ती नहीं है, और यहाँ से नाम आया, उसको राजकुमारी को लोग किरण कुमारी कहते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया किरण। और सारे बाल उपन्यास, बाल कविता संग्रह और बाल कहानी संग्रह ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कहते हैं कि कल्पनाओं की उड़ान वाकई में बहुत अद्भुत होती है। एक सैन्य अधिकारी जो कि एयरफोर्स रिटायर्ड है, तो कहीं कहीं आपको लगा कभी कि हम जो बचपन में पढ़ते हैं, बादलों के पार एक शहर है, परियों की राजकुमारी वहां से आती है, तो कहीं ना कहीं एक बाल मन के साथ जब आप युवा अवस्था में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए जो मन है वो उस अवस्था में चला जाता है, बाल मन में चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कहानियों से मुझे दिख रहा है, क्योंकि बाल उपन्यास, बाल कविता संग्रह, बाल कहानी संग्रह आपने किए हुए हैं। एक और इधर है क्वेश्चन थोड़ा सा, एक नाक पर भी आपकी कहानी को पुरस्कृत किया गया। ये नाक आप दम्ब से लेते हैं या कुछ और है इसके बारे में? फिर प्रश्नों का सिलसिला जारी सर। जी जी, ये नाक प्रतीकात्मक ही है, और ये लघुकथा है, कलमकार मंच द्वारा पुरस्कृत भी है, और हालांकि ये बाद में लिखा है। नाक वही है जिस तरह से हम लोग सोचते हैं अपनी लड़कियों बेटियों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर कितना बड़ा हम लोगों ने रख दिया है गट्ठर, कि सारी अपनी इज्जत मान मर्यादा उन्हीं के ऊपर है, और वो मायके से लेकर ससुर जो ससुराल है वहां तक ढोती हैं, जीवन भर ढोती रह जाती।
जी तो जी। इससे निकलने के लिए उसमें एक ये लोक कथा उसमें लिखी गई थी, और जो उन्हें पसंद आए पुरस्कृत भी हुए। और बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि वाकई में जो एक बात आपने उठाई कि एक बेटियों को लेकर या स्त्रियों को लेकर की बहुत सारी जिम्मेदारियां शायद समाज उन पर डाल देता है, जो कि कहीं ना कहीं ढकोसले भी लगते हैं, कई कई परंपराओं और रीति रिवाजों के नाम पर कभी कभी बुरा लगता है। और अच्छा है कि जी अगर वो नाग नाम की लघु कथा अगर आपने लिखी तो कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा देती होगी श्रोताओं को। हम भी कभी वक्त मिलेगा तो जरूर सुनेंगे और पढ़ेंगे भी उसको आप ही की जुबानी। तो पुनः साधुवाद आपको। और आपकी प्रकाशित पहली रचना कौन सी थी? क्योंकि लेखक की जब पहली रचना प्रकाशित होती है ना, तो बहुत दिनों तक वो उसी जॉनर में रहता है। तो हाँ जी। कौन सी कविता आपकी प्रकाशित थी, जी किस? हमारी थोड़ा कम उम्र में ही प्रकाशित हो गई थी। मैं ये 1991 मैंने उस प्रकाशित हुई थी, मेरी एक कहानी थी गाड़ी का शौक। और उस समय ये भी बाल रचना थी, बाल कहानी थी। तो ये 1991 जब हम लोग हाथ से लिखकर भेजते थे। अब उस समय जो अब हमारी हालत यह थी कि हमने इसे छुप छुप के लिखा था, क्योंकि ये डर लगता था अगर हम सही लिख रहे हैं तो भी लोग कहेंगे कि ये पढ़ता नहीं है, कुछ और ही करता है। अगर तो ये कहानी हमने छुप छुप के लिखा था। और ताव वाला जो पेज आते, आपको पता होगा, पहले ताव पेज आते थे, इस तरह नहीं आते थे। और लिफाफे से उसमें हम लोग बाल भारती में उसमें उसको भेजा और उनको पसंद आई, और वहां से वो छप कर आई थी। 1991 दिसंबर अंक की थी, और ये हास्य कहानी थी बच्चों के लिए। यकीनन एक और चीज सामने आती है। पुनः मैं बार बार सैन्य अधिकारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब बाल रचनाएं, फिर आप बार बार बता रहे हैं कि ये भी एक बाल कविता थी, तो एक मर्म है, एक बच्चों के पास जाने की एक लालसा होती है कि फौजी को ये नहीं पता होता कि वो कब अपने परिवार से मिले, और खास तौर से जब उसके बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी संतानों के लिए लालयित रहता है। तो बहुत बहुत साधुवाद पुनः पर। जब आपने कहा कि आप कविता लिख रहे थे, इसी बीच फिर आपको कविता से कहानी की तरफ का सफर कैसे शुरू हुआ सर? कहानी कविता तो बेशक। हाँ जी, कविता तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कविता लिखते नहीं, एक्चुअली तुकबंदी करते हैं। शुरू में तो तुकबंदी होता है, वो कविता एक्चुअली होती नहीं है। और तुकबंदी धीरे धीरे समझ आती है तो लोग कविता लिखते हैं। लेकिन जो कहानी का मतलब ये था कि बहुत जगह मैं पहली बार में पुरस्कृत कहानी में ही हुआ था। तो ये अभी भी लगता है कि हम कहानी, क्योंकि ये जो हमारे आत्मविश्वास को बीच का जो 19 साल था, ये जो, हालांकि वो भी उर्वर था, है अभी भी मेरे लिए उर्वर है, क्योंकि वो हमेशा एक ग्राउंड हमें देता है। और हो सकता है वो चीजें बाहर आएंगी, और अनुभव है वो, तो वो उसको हमने रखा। तो साथ इधर जो हमने लिखा, तो कहानी कविता साथ साथ चली। जो मंतुरिया आपने देखा होगा, एक उपन्यास है मेरी, मंतुरिया है, वो बाल उपन्यास है। हालांकि वो भी वो गद्य है, बाल उपन्यास है, और वो भी बाल प्रकाशन विभाग से प्रकाशित है, जो कि उस छप प्रकाशित नहीं करवाया गया है। वो सेलेक्ट हो, वो लोग उसकी इस तरह से रचना छांटते हैं, वहां पर भेजी हुई रचनाओं को, जो श्रेष्ठ रचनाएं होती है उसी में से लिया गया है, और वहां से है। और पूरी बड़ी सुंदर रचना है, कभी देखेंगे, आप भी पढ़ेंगे। बिल्कुल वक्त मिलेगा तो बिल्कुल सुनेंगे आपसे भी। और प्रेरणा तो समझ में आ रही है कि बच्चे ही है कहीं ना कहीं आपको लिखने के लिए प्रेरित करने वाले, कहीं ना कहीं बाल मन है और बच्चे ही हैं। तो ऐसी कोई कहानी है जो आपके मन मस्तिष्क को कभी झंझोर गई हो, या लगा होगा कि नहीं इस कहानी से आपके मन मस्तिष्क पे कोई प्रभाव पड़ा हो और आप चाहते हो कि वो कहानी सभी के समक्ष नहीं? तो कोई ऐसा कोई वाकया था या कोई ऐसी कहानी? हाँ, ये कहानी नहीं है ऐसी, क्योंकि कहानी का मतलब मैं जब पढ़ता था मुझे लगता है एक नई दुनिया खुल रही है। और ये नई दुनिया जो हमने देखा नहीं है कि उन कहानियों में, हाँ ये भी हो सकता है। जैसे मंटो की कहानी है टोबा टैक्सी, वो जब हमने पढ़ा तो चकित रह गया। प्रेमचंद तो है ही,
जब कफन में वो लाते हैं, उनकी तो कोई बहुत सारी कहानियां हैं। उसके बाद अभी जो बाद में हमने शिव मूर्ति जी को पढ़ा, तो हम्म। उनकी एक कहानी है त्रियाचरित। जी। और त्रियाचरित एक लंबी कहानी है जो लगभग हम समझते 25-30 पेज की है। और वो कहानी है, वो ऐसा लगा कि वो आपको हिला सकता है। और उसके बाद भी उन्हीं की एक कहानी है, केसर कस्तूरी, जिसमें एक निम्न वर्गीय जो बेटी है, और जिसकी जो बहुत अच्छी है, सब कुछ करना जानती है, चाहती है, हर तरह से परिवार को सजोना चाहती है, लेकिन हो नहीं पाता है। वो उसका प्रयास असफल होता है। और उसके पीछे, उसके चारों तरफ हम लोग जब काम अच्छा करने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे लोग होते हैं जो लांछने लगाते हैं या उस पर टिकट टिप्पणियां करते हैं। और हम समाज को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वहां हम अकेले हो जाते हैं। और इस चीजों को लेखक जब लेकर आता है तो वो पाठक को झकझोर देता है। जिस तरह इनकी मोहन राकेश की कहानी है, मलबे का मालिक, ये बंटवारे की कहानी है। आपकी हिमांशु जोशी की कहानी है, आ, कोसी का घटवार। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां रही हैं। और कुछ कहानियां विशेष रूप से टोबा टेक सिंह, कफन, शतरंज खिलाड़ी, और एक इनकी शिवमूर्ति जी की त्रिया चरित्र, ये सब कहानियां मुझे बहुत प्रेरित भी किया उन्होंने। और ऐसा लगा कि मुझे झकझोर रही हैं कि काफी मैं खोया रहा उसको पढ़ने के बाद। बेशक कहीं ना कहीं जब एक कथाकार जब कहानी की संरचना करता है या भूमिका बांधता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी कहानियों को पढ़ता है। मुझे लगता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं या जब हमें कुछ लिखना होता है, तो हमें बहुत सारी चीजों को, खासतौर से साहित्य के जो विद्वान मनुष्य हुए हैं हमारे साथ, उनको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना हम पढ़ते हैं, हमारे मस्तिष्क का जो शब्दकोश है वो बहुत बृहद होता चला जाता है। तो जितना भी आपने मुझसे कहा, तो ये तो लग रहा है कि आप पढ़ने के शौकीन भी हैं, खासतौर से जब आप एक एक अच्छी उसमें होते हैं कि आपके एक अच्छे प्रोफेशन में आप होते हैं, खासतौर से आप जब देश की सेवा कर रहे होते हैं, वहां से समय निकालकर कहानियों की तरफ बढ़ना वाकई में अपने आप में काबिले तारीफ है। तो आपको क्या लगता है कि जब हम कहानी लिखते हैं या जब हमारे हाथ में कलम होती है, जब शब्दों का चयन करते हैं, तो एक लेखक का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए समाज की तरफ, खासतौर से जो आजकल जो हम देख रहे हैं समाज, हमारे जमाने में, यानी मैं और आप उस जमाने के हैं कि जहां हमने ये चीजें नहीं देखी जो आज हम देख रहे हैं। तो क्या हमारा उत्तरदायित्व है लेखन को लेके या कलम को लेके? आपको क्या लगता है कि एक साहित्यकार किस तरीके से समाज में एक नई दिशा दिखा सकता है, खासतौर से आज के दौर को देखते हुए? साहित्यकार तो किसी भी युग में हो, मुख्यतः तो उसे हमेशा पीड़ित पक्ष की तरफ होना चाहिए। अच्छा। उसे जो समाज में विसंगतियां हैं उसको अगर वो रेखांकित नहीं कर रहा है तो उसको लिखना बेकार है। क्यों? आप कुछ भी काल्पनिक लिख जाइए, बहुत अच्छी है दुनिया, कल्पना में है, बच्चों के लिए है, तो हम सच्चाई से बच्चों को, ये भी बाल साहित्य में भी अभी तो ये चिंतन चल रहा है कि बच्चों को भी अच्छी चीजें, काल्पनिक चीजें देते के साथ साथ हमें उसको रियलिटी के साथ रखा जाए। क्योंकि अंतिम हमारा क्या, हम समाज से जुड़े हैं और समाज में हमारे पास नकारात्मक सकारात्मक दोनों चीजें। तो अगर हम इतना जल्दी दोनों चीजों को समझें और नकारात्मक चीजों को हम रेखांकित करें, तो ये हमारे देश के समाज के हित के लिए होगा। ये अलग बात है कि आलोचनाएं होंगी, कुछ लोग उसके पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, लेकिन कहीं भी आप देखते हैं अगर उस पर आप कलम चलाते हैं तो आपको पीड़ित के पक्ष में, वंचितों के पक्ष में, या ऐसे जो लोग अंतिम छोर पर हैं, जिन तक जो हमारी मुख्य धारा से कट रहे हैं, हमें उनके साथ होना चाहिए।
बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं कवि कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो एक पीड़ित वर्ग की तरफ आपका जाना आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम शायद वहीं से एक नींव की उपज को तैयार कर सकते हैं। और जब तक वो जो नींव हमने रखी है सभी के समक्ष, और जो भी आपने कहा कि जो पीड़ित वर्ग है उसको अगर हम ऊर्जावंत करके सामने लाते हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा समाज की भी होगी, और एक कवि का उत्तरदायित्व भी बिल्कुल समझ में आता है सभी के समझ। हम बात कर रहे हैं प्रेम जयंती महोत्सव की भी, तो जाहिर सी बात है कि एक सवाल हम बिल्कुल प्रेमचंद जी पे भी करेंगे कि आपको उनकी कौन सी ऐसी कहानी पसंद है। आपको सिर्फ नाम बताना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी हमारे युग के जो लोग पढ़े हैं उन्होंने सभी कहानियां पढ़ी है। कोई खास कहानी प्रेमचंद जी की जो आपको पसंद हो, उसके पीछे का मकसद या क्यों पसंद आई आपको, कुछ सार्थक संदेश देती हुई रचना या कहानी बताइए। एक कहानी उनकी है ईदगाह। सभी की पसंद की ईदगाह कहानी है। कहानी में एक लाइन है कि उसने 6 पैसे अपने ईमान की तरह बचा कर रखे थे। ये लाइन युगांतकारी लाइन है। बिल्कुल। और जिस तरह से जी बोलिए बोलिए। जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रही कि ईदगाह लगभग हमारी पीढ़ी के सभी लोगों को पसंद है, सभी लोग ईदगाह पढ़ी बेशक। हाँ, तो ये लाइन जो कहानी है, कहानी बहुत अच्छी है। और एक कहानी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो कि ये सब कुछ श्रेष्ठ कहानी में आती है। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ये कोर्स में चलती थी और हम लोग उसको खूब पढ़ते थे। वो कहानी थी मंत्र। नहीं, मंत्र। निर्मला तो उपन्यास है, उसको हमने अलग से पढ़ा और कुछ जगह कोर्स में भी लगा है, तो वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन इनकी कहानियां में आप मंत्र मुझे बहुत अच्छी लगी और मंत्र से बड़ा प्रेरित हुआ। उसमें वो जिस तरह से कहानी चलती है और जिस तरह से पूरा 360 डिग्री घूमती है, तो हमें लगता है कि एक कहानीकार की जो वहाँ कौशल है वो उभर कर आता है। ये लगता है कि ये कहानीकार चीजों को घुमा सकता है। एक ही कहानी में, एक ही आपके पाठ में वो एक लाइन का 2 अर्थ निकाल देता है। जैसे उसमें आप देखेंगे तो एक लाइन है कि एक बार एक बूढ़ा है, जो बूढ़ा भगत 2 बार कहता है कि भगवान बड़ा कारसाज है, फिर लास्ट में भी कहता है भगवान बड़ा कारसाज है, लेकिन यहाँ पर दोनों के उसके 2 अर्थ निकलते हैं जी। तो ये जो सिद्ध हस्त है वो लोग करते हैं। हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने से तो प्रेरणा मिलती है। और प्रेमचंद हो सकता है, मुझे लगता है कि प्रेमचंद जी को उस समय मेडिकल अगर चिकित्सा व्यवस्था हमारी और अच्छी होती तो हो सकता है शायद हम लोगों को कुछ और चीज मिलती, और हमें लगता है वो बहुत जल्दी चले गए। बिल्कुल, ये हमारे समाज की विडंबना ही है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीजें जो टेक्निकली या मेडिकली नहीं थी, अब धीरे धीरे समाज देखिए आगे बढ़ रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिया भी और चिकित्सा दृष्टिया भी आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी त्रासदी भी कह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जितना पढ़ा उतना ही सर्वश्रेष्ठ है। और शायद इसीलिए प्रेमचंद जी का नाम साहित्य की दुनिया में आज भी अग्रणी है और सर्वोपरि है। तो ये तो बातें चलती रहेंगी रामकरण सर जी। और जैसा कि श्रोता हमें सुन रहे हैं आज, और ये भी पता है सभी को कि अग्रह स्वामी के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम लोगों ने कथा की प्रतियोगिता रखी थी, और उसमें से 35 कथाकार जो थे, रचनाकार थे, वे चयनित हुए थे। उनमें से रामकरण सर जो है वो 3य स्थान लेकर उपस्थित हुए हमारे साथ, विजेता रहे हैं। और नासिरा शर्मा जी जो कि देश की सुप्रसिद्ध साहित्यकार है, उन्हीं के निर्णय के तहत ही ये चयन हुआ है। तो अब एक अंतिम सवाल, क्योंकि इसमें वक्त लगने वाला है और समय बढ़ता जा रहा है, हम चाहेंगे कि जो आपकी चयनित कहानी है उसके बारे में थोड़ी बात करके हम चाहेंगे कि श्रोताओं को आप अपनी कहानी सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये कहानी वास्तव में मैंने कहानी का जो शीर्षक अनाथालय है, यही ये सब कुछ ये कहानी के बारे में कह रहा है। हमने पहले भी जिस तरह से कहा कि हमें जो हम अंतिम छोर पर जब हम जाके देखते हैं तो सच्चाई वहां आती है।
बिल्कुल। किसी के सामने से हर कंगूरा चमकता हुआ दिखता है, तो वहां से कुछ चीजें नजर नहीं आती, हर चीज नजर नहीं। अगर एक कविता है कि नदी में धंसे बिना नदी पार नहीं होती, बिल्कुल तो बिल्कुल शत जब आप प्रतिशत सहमत। देखना चाहेंगे तो गहराई में डूबना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। यूं तो हम अच्छी चीज है, सब चमकदार चीजें हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं अंतिम छोर में, वो चीजें उतनी चमकदार नहीं। हम्म। वहां पर अभी समस्या है, और उन चीजों को ही मैं समेटने की कोशिश किया हूँ इस कहानी में। स्वागत है सर, बिल्कुल। सभी आपकी कहानी पर फोकस करना चाहेंगे। शुक्रिया और स्वागत है कहानी पर। जी धन्यवाद रेखा जी। मैं कहानी पढ़ता हूँ। कहानी है अनाथालय। ये क्या है? मीटिंग में भी कोई कोई आता है। लेटर में तो लिखा रहता है कि सबको अटेंड करना अनिवार्य है, लेकिन पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। 12 स्कूल से 11 मंडी, कम से कम 35-40 जन होंगे। हर बार यही होता है। अभी पांडे जी कहेंगे, अरे गुप्ता जी, आपकी तरह यहाँ कोई फौजी थोड़े है, सबको जरूरत रहता है, आपको भी कभी आवश्यकता पड़ेगी। आदेश भी तो परेशान करने वाला ही होता है। स्कूल बंद करने के बाद मीटिंग रखते हैं। जब मीटिंग इतना जरूरी है तो एक दिन मीटिंग का ही रख लो। जो भी हो, गुप्ता जी का मुंह बना ही रहता है। रोज गणित लगाते रहते हैं कि 14 सीएल में साल भर कैसे निपटेगा। गर्मी सर्दी की छुट्टी ऐसा फिक्स है कि लगता है कि इसी में शादी गौना मरनी करनी पड़ेगा। संपत गुरु जी कहते हैं, काहे चिंता करते हैं जी, क्या जरूरत है आपको, कितना दिन चाहिए, जाइए, कौन रोका है। ऐसे ही चला है और आगे भी चलेगा। संपत गुरु जी का आखिरी साल है। सारी नौकरी मजे में कट गई, बाल बच्चे नौकरी चाकरी में लग गए। अब काहे का फिक्र, बहुत लकी हैं। तब जमाना कुछ और ही था, ना तब इतने पूछने वाले थे, ना इतना फालतू काम। मई महीना आदेश आया है कि अध्यापक लोग घर घर परिवार और आय सर्वे करेंगे, वो भी स्कूल बंद होने के बाद। पता ही नहीं चलता कि ये शिक्षा विभाग है या राजस्व विभाग। बड़े चालाकी से आदेश में लिख दिया जाता है कि सर्वे स्कूल समय में नहीं किया जाएगा। ऐसा आदेश इसलिए है ताकि पठन पाठन में टूटन ना हो, बच्चों का नुकसान ना हो। बहुत टेक्निकल शब्द है ये। इस दोपहरिया में गुरुजी लोग जब घर घर घूमेगा तो डिस्टर्ब तो रहेगा ही, घुनघुनाते स्कूल आएगा और बड़बड़ाते घर जाएगा। इसका भी उपाय है संपत गुरु जी के पास। कहते हैं जिंदगी में परेशान नहीं होना चाहिए, काम चलता रहेगा। लेकिन गुप्ता जी कहते हैं कैसे? गुरु जी कहते हैं आपको नहीं करना है तो मत करिए, आप घर जाइए, जब तक हम हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनको शक होता है, कैसे संपत गुरु जी ऐसा कह रहे हैं, सच कहते हैं कि मजाक करते हैं? वे कहते हैं गुप्ता जी घर जाइए। गुप्ता जी अवाक उन्हें ताकते हैं, गुस्से में कह रहे हैं काजी। गुरु जी फिर कहते हैं जाइए भाई। गुरु जी नाराज क्यों होते हैं, वे पूछते हैं। जवाब में गुरु जी हंसते हैं, अनंता मैडम मुस्कुराती हैं, शर्मा जी छठाते हैं। गुरु जी कहते हैं नाराज नहीं है भाई, आपको घर में काम है ना, तो आप जाइए। गुरु जी फिर कहते हैं काम की बात नहीं है, ये फौज नहीं है, यहाँ खुश रहा कीजिए, कोई बात नहीं, कोई जान नहीं ले लेगा। अधिकारी पूछेगा तो हम हैं। अनंता मैडम रजिस्टर आगे बढ़ाती हैं, वे साइन करते हैं, प्रणाम करते हैं और स्प्लेंडर स्टार्ट कर घर जाते हैं। मगर उनको अच्छा नहीं लगता, क्या सोचकर आए थे और क्या हो रहा है। बिना काम किए काम कैसे हो जाएगा। गुरुजी उनके हिस्से का काम करेंगे, अपराध बोध होता है उन्हें, लेकिन एक ऐसी जगह फंस गए। सोचे थे स्कूल में जान फूंक
देंगे, बच्चों को निखार देंगे, इतना सारा झमेला है। एक तो ये अभिभावक लोग बड़े नालायक हैं, देखते ही नहीं बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं, स्कूल से कोई काम मिला है या नहीं, कापी किताब का क्या हाल है, 8-8 दिन तो नहाते नहीं ससुरे, कोई माई बाप 75 नहीं, ऊपर से ये नानी मौसी किसी बच्चे को पढ़ने नहीं देती। गरीबों की नानी मौसी अक्सर बीमार ही रहती हैं, जब बुलाने जाओ तो जवाब मिलता है नानी के घर गया है, मामा और मौसा आए हैं, कल से पक्का स्कूल जाएगा। संपत गुरुजी के पास इसका भी जवाब है। कहते हैं गुप्ता जी, मजदूर लोगों के बच्चे हैं, अपने से तुलना मत कीजिए, बच्चे उनके हैं, उनका कुछ फर्ज होता है कि नहीं? फर्ज क्या होता है जी? वो तो कर्तव्य निभाने में मर रहे हैं। बच्चे के स्कूल से पहले मजदूरी खोजने निकल जाते हैं, शाम को आते हैं तो बदन टूटता है, एक पौवा लगा लेते हैं, रात भर थकावट में मारते हैं ताकि अगले दिन फिर से हाथ तोड़ मेहनत कर सकें। आपको लगता है कि उनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे लावारिस की तरह हैं? आपका पेट भरा है तो आप बाल बच्चों की खबर रखते हैं, उनका तो सारा वक्त खाना जुटाने में चला जाता है जी। गुरुजी से गुप्ता जी तर्क नहीं कर पाते। गांव के हाथ चौवा चांगुर सबका अनुभव है उन्हें, 38 साल गांव गिराव घूमे हैं, उनकी तरह 18 की उम्र में परदेश में नहीं काटे हैं। धीरे धीरे वे भी सब चीजों से परिचित हो जाएंगे, मनई मजदूर की मजबूरियां समझने लगेंगे। पर उनको तो बहुत डर लगता है कि कैसे वे यहाँ की ड्यूटी निभा पाएंगे। फौज में तो स्पष्ट आदेश होता था, अपना पोस्ट होता था, अपनी ड्यूटी किए और आप हो गया। यहाँ का तो भगवान मालिक है, बदनामी बहुत है, इतना तनख्वाह मिलता है पर विद्यार्थी नकारा ही निकलता है। कितना बड़ा तोहमत है इस शिक्षक लोगों पर। प्राइवेट वालों का बोलबाला है, मोटी फीस लेते हैं तब भी लोग लाइन लगाए हुए हैं। उनके पास तो इतना पढ़ा लिखा अध्यापक नहीं है, फिर भी कैसे उपलब्धि बटोर रहे हैं। स्कूल मालिक चांदी काट रहे हैं, एक के बाद एक नया स्कूल खोल रहे हैं। संपत गुरुजी कहते हैं गुप्ता जी, आप थोड़ा शर्मा जी के साथ बैठक कीजिए, उनके पास आपके हर सवाल का जवाब है। शर्मा जी टेंशन फ्री आदमी हैं, शांत रहते हैं, ज्यादा सोचते नहीं, शायद थोड़ा और पुराने होकर वो भी नॉर्मल हो जाएंगे, परिस्थितियों में ढल जाएंगे। शर्मा जी कहते हैं गुप्ता जी, कभी सोचे हैं कि जो लोग सरकारी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? ये इन्हीं तथाकथित कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। कितने तो टेट सीटेट भी नहीं होते, फिर कैसे इतने सफल हैं? वे सफल हैं क्योंकि उन्हें अच्छे गार्जियन मिलते हैं। जितने विषय और कक्षाएं हैं उसके हिसाब से वे टीचर रखते हैं, उनका कोई क्लास खाली नहीं रहता। उनके यहाँ एक टीचर को 2 क्लास लेकर नहीं बैठना होता। वैसे तो मैं कहता हूँ कि आप सोचिए कम, अपनी ड्यूटी करिए और खुश रहिए। एकदम नहीं, एकदम सही सलाह दिया शर्मा जी ने, लेकिन गुप्ता जी का दिमाग कभी शांत नहीं रहता। अब लोगों ने उनका नाम परेशान आत्मा रख दिया है। अक्सर इधर ट्रेनिंग उधर ड्यूटी लगा रहता है। एक तरफ वे कुछ नया पठन पाठन की तैयारी करते, उधर ड्यूटी कहीं और लग जाती। स्कूल गांव के बाहर होता, सीधे धूप चीरती हुई खिड़की दरवाजों से घुस जाती। बिजली का कोई पता ठिकाना नहीं, सीलिंग पर लगे लगे पंखा उठता रहता। लू आती तो साथ में गर्मा गर्म धूल भी लाती। अध्यापक छात्र धूल के पाउडर में नहाए रहते। बच्चों को कोई समस्या नहीं है, वे रोज उसी में रहते हैं, खुश भी रहते हैं, क्योंकि वे कभी इससे अच्छे जीवन स्तर में से रूबरू ही नहीं हुए। उनको तो मिड डे मील का इंतजार रहता है, कब टाइम हो, कब वे गणित हिंदी अंग्रेजी से छुटकारा पाएं। इसके अलावा गुप्ता जी इससे भी चिड़चिड़ाए रहते हैं कि जब कुछ लिखवाने या होमवर्क देना हो तो प्राय अधिकतम बच्चों के पास कॉपी पेंसिल नहीं रहता है। जब इसकी चर्चा उन्होंने संपत गुरुजी से की तो उन्होंने कहा, हाँ, आपसे इसी शिकायत का हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप आए बहुत लेट। गुप्ता जी
प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर उन्हें देखते रह गए। गुरुजी ने कहा, फौजी आदमी हैं, विस्की तो पीते होंगे, विस्की और उनकी इन बातों से क्या रिश्ता है? वह कुछ समझ नहीं पाए। बोले, नहीं गुरुजी, दारू नहीं पीता। गुरुजी मुस्कुराए, बिना नहीं रह सके। बोले, तब कैसे फौज में इतने दिन काट दिए? इसका मतलब है कभी हम आपके घर आए तो निराश ही होना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। सच कहूं तो इन बच्चों के पास न कापी पेंसिल है न रहेगा। जिसके माँ बाप पाई पाई के लिए मोहताज हों, उनके बैग में पेन पेंसिल मत ढूंढा कीजिए। 10-10 रुपए की वाली 5 कापियां पेंसिल रख लीजिए। जिसके पास ना रहे उसे दे दिया कीजिए। बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। हम भी करते हैं, मैडम भी करती हैं, सब करते हैं। समझिएगा कि 100-200 रुपए का चाय समोसा खा लिए। जैसे से दिन बीत रहे थे, गुप्ता जी नए माहौल को समझने लगे हैं। लेकिन क्या सब कुछ समझ सके, क्या कहना मुश्किल है। फिर भी अब वह मान लिए थे कि पॉलिसी बनाने वालों और अधिकारियों के लिए ही एसी कूलर होता है। उन्हें वहां नीति निर्धारित करना होता है। वहीं क्यों, जो चपरासी बाबू ऑफिस में बैठता है वहां भी जनरेटर, बैटरी और इन्वर्टर लगा है। इसके बावजूद जब भी वे किसी काम से जाते हैं तो बाबू लोग अन्याय मिलते हैं। कहते हैं, गुरुजी जो काम हो लिखकर दे दीजिए, समय मिलते ही हो जाएगा। काम मगर होता नहीं, बार बार जाना होता है। वहीं से वेतन इंक्रीमेंट लगता है, वहीं से ड्यूटी लगती है, वहीं से स्कूलों का डेटा जाता है, वहीं से सारा काम होता है। इसलिए वहां के बाबुओं से पंगा लेना ठीक नहीं है। शर्मा जी ने कहा, गुप्ता जी वहां जाने से काम नहीं होगा, कुछ चढ़ाने से होगा। सबके बाल बच्चे हैं। शर्मा जी, ऐसे तो अध्यापक का भी बाल बच्चा है। गुप्ता जी बोले, लेकिन अध्यापक के हाथों में लोगों का काम नहीं, वंचित बच्चों का काम है, उनसे कहाँ वसूलिएगा। गुप्ता जी सोचते हैं कि ये तो नमक से नमक खाना हो गया। एक ही विभाग का कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का टिटुआ दबा रहा है। उन्हें अध्यापक नहीं, बाबू ही होना था। जो अपने पास नहीं होता उसका आकर्षण ज्यादा होता है। गर्मी के बाद बरसात शुरू हो गया है। स्कूल जाने का रास्ता पक्का है, पर लगभग 100 मीटर कच्चा जाना पड़ता है। उतना दूर पानी भरा रहता है। बच्चे तो छपाछप करते चले जाते हैं। पानी कम होता है तो कीचड़ हो जाता है। कीचड़ में पांव ठहरता नहीं। गुप्ता जी को अभी इसका अनुभव नहीं। वही हुआ जो नहीं होना था। पैर फिसला और गिर गए। नन्हे नन्हे बच्चे उन्हें उठाने दौड़े। उठते उठते पैंट शर्ट मटिया मेट हो गया। संपत गुरुजी ने कहा, गुप्ता जी घर चले जाइए, ऐसे में कैसे बैठेंगे। गुप्ता जी अबाउट टर्न हुए और वापस चले गए। सोचने लगे, चलो खैरियत है कि हाथ पांव नहीं टूटे। दिन भर प्रधान और प्रशासन को कोसते रहे। उधर शिक्षा अधिकारी ने गुरुजी को फोन कर दिया और टेलीफोनिक हाजिरी लेने लगा। गुरुजी ने बताया कि महोदय गुप्ता जी फिसल गए थे, इसलिए घर गए हैं। अधिकारी को मौका मिल गया। बोला, बहाना मत बनाइए। बहाना नहीं, सच है, हमने ही उन्हें भेजा है। देखिए, इन्हीं सब कार्डों से जांच करने का आदेश आया। ये सब नहीं चलेगा, गुप्ता जी को हम अब्सेंट कर रहे हैं। गुरुजी बड़े कशोपेश में पड़ गए, लेकिन खबर दबाए रहे। अगले दिन गुप्ता जी को बताए तो ये भड़क गए। बोले, आप हमको तुरंत फोन किए होते तो, वैसे भी हम तो रोज आने वाले अध्यापक हैं। हमने कहा, मगर क्या करें, अब नए मिजाज के अफसर आने लगे हैं। हमने तो यहाँ तक कहा था कि आकर बच्चों से पता कर लें, बच्चे सच बता देंगे। ये अधिकारी उनको क्यों नहीं पकड़ता जो स्कूल जाते ही नहीं है। कुछ अध्यापक तो उसी के आसपास मंडराते रहते हैं। देखिए, ये सब बात करने से कुछ होने हवाने का नहीं। आप मिल लीजिए उनसे, बात कर लेंगे तो मेडिकल लीव में एडजस्ट हो जाएगा। जानते नहीं है, इनको भी जरूरत रहता है। सुना है लखनऊ में घर बनवा रहे हैं। 1000-1500 की बात है। बरसात महीना, सूखे दिनों से तेज धूप होने लगी। शरीर पर घमौरियां उग आई हैं।
बच्चों का फोड़ा फुंसी निकलने लगे हैं, लाल लाल फोड़े पककर पीले फिरकी में तब्दील हो रहे हैं। बाप रे, शिवांगी बाल छिलवा कर आई है, उसका तो चेहरा और सर सब फोड़े से भरा है। गुप्ता जी पूछते हैं, डॉक्टर को दिखाई हो? मम्मी नीम का पत्ता उबाल कर लगाई है। बच्चे सवाल का सीधा जवाब नहीं देते। तभी बीच में ही मेवालाल बोलता है, गुरुजी मुझे भी पिछले साल हुआ था, ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है भाई? ये चमत्कार इन्हीं लोगों के साथ क्यों होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ क्यों नहीं होता? गुप्ता जी कहते हैं, नहीं नहीं, अपनी मम्मी से कहना कि डॉक्टर को दिखा दें। हाँ दिखाएंगे, मम्मी कह रही थी कि नींद से नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर को दिखाएंगी। कहने का मतलब तो यही निकलता है कि ये डॉक्टर तक कभी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन गुप्ता जी को इसके अलावा दूसरी चिंता सता रही है। स्कूल बंद होने का समाचार आ गया है, अध्यापकों का समायोजन होना है, कौन कहाँ जाएगा पता नहीं। ऐसे में बच्चों के बारे में कौन सोचे? शर्मा जी और गुप्ता जी का जी पता नहीं किस स्कूल में जाएंगे। संपत गुरु जी रिटायर्ड हो जाएंगे, बचेंगी केवल मैडम, पांचों क्लास मैडम देखेंगी। जब तक कोई नई भर्ती नहीं होती, भर्ती होगी भी क्यों जब अध्यापक ही स्टाफ हो जाएंगे। वैसे आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे करना है, घर घर घूमना है, वृक्षारोपण की ड्यूटी की लिस्ट आ गई है। गुप्ता जी को याद आता है कैसे संपत गुरुजी उन्हें परिवार सर्वे से बचाए थे। क्या उनका हिस्सा भी खुद ही किए थे? संपत गुरुजी कहते हैं, बेरोजगारी बहुत है गुप्ता जी, लोग परेशान हैं। नौजवान लड़के मटर गश्ती करके दिन गुजार रहे हैं। रसोईया के लड़के को दे दिया था, उसने करके फीड भी कर दिया। होशियार है, बीए पास भी। काम करना हो तो बहुत तरीके निकल जाते हैं, आप फिक्र ना करें। बच्चों की ओर से बहुत टेंशन आता है। अंकित 15 दिन बाद आया है। गुप्ता जी बहुत भड़के हुए हैं। कहाँ गायब था? बाबा का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो तू उसमें क्या कर रहा था? मैं बकरियां चरा रहा था। बकरियां चराएगा तो पढ़ेगा कब? अब पढ़ूंगा गुरुजी, तो बकरियां कौन चराएगा? बाबा। वह संक्षिप्त उत्तर देता है। गुप्ता जी सोचते हैं कि बाबा नहीं रहेंगे तो ये परमानेंट चरवाहा हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। सही है, इसीलिए संपत गुरुजी टेंशन ना लेने को कहते हैं। ठंड की शुरुआत हो रही है, ओस पड़ने लगी है, दिन छोटे हो रहे हैं, समायोजन स्थगित हो गया है, स्टे आ गया है, धूप कमजोर हो रही है, स्वेटर निकलना शुरू हो गए हैं। सैंडल वाले गुरुजी जूते पहनने लगे हैं, मगर बच्चे अभी भी नंगे पैर स्लीपर में आ रहे हैं। किसी को पूछो कि जूते क्यों नहीं है? पैसे तो मिले थे ना? वे बताते हैं टूट गए, सस्ते जूते थे, कब तक चलते? वही पहनकर तो अल्हड़ बच्चे कुछ दिन उधम मचाए थे, उसी से फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, दौड़े भागे। टूट गए वे, कईयों ने तो खरीदा ही नहीं था। इतने कम पैसों रुपयों में क्या होता है? घर की जरूरतों में लग गए। कई अभाव तो वही यही पूछने आ रहे हैं कि अब कितने दिन में पैसे आएंगे। नए सत्र तक सब्र नहीं है, बहुत दूर लगता है नया सत्र। वैसे वो भी आ ही गया है। सर्दी की छुट्टियों के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद नया सत्र। लेकिन इसी सत्र में संपत गुरुजी रिटायर हो जाएंगे। बहुत नजदीक है सब। गुरुजी को कोई जैसे भी अभी भी गुप्ता जी की चिंता है। कहते हैं चिंता नहीं करना गुप्ता जी, सब दिन कट जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता। दुनिया दुनिया है, चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। गुरुजी अब घर पर रहते हैं, स्कूल जाने की उनको जरूरत नहीं। इधर अधिकारी दौड़ रहे हैं, ऊपर से आदेश है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुप्ता जी साहब के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, कमियां बहुत हैं, उनके अनेकों कारण है, ना कारण खत्म होंगे ना सुधार होगा। बस दौड़ना है, सब कुछ एडजस्ट करना है, बोलना कम है, सुनना ज्यादा। एक एक दिन बीत रहे हैं, ऐसे ही सब दिन बीत जाएंगे, मगर वे वंचित बच्चे दौड़ते हैं। लपक कर गुरुजी लोगों का झोला ले लेते हैं, उन्हें कुछ उठाने नहीं देते। आते जाते पांव पर भार आ जाते हैं। सब कहते हैं बच्चे निश्चल होते हैं,
मगर ये निश्चल ही नहीं, अनाथ भी हैं। वो वाले अनाथ नहीं, सनाथ वाले अनाथ। इनके माँ बाप दोनों हैं पर मजबूर हैं। धन्यवाद। और बिल्कुल बिल्कुल आपकी कहानी जो है बिल्कुल एक रील की तरह सामने आ गई। एक ग्रामीण परिवेश और जो लाचार माता पिता है, जो स्कूलों की आज की अवस्था है, जो शिक्षकों की अवस्था है, कहाँ पे प्रायोरिटी देनी है और कहाँ पे नहीं, उन बच्चों के बचपन और सारे मौसम जो आपने इसमें बताए हैं कि बच्चों की अवस्थाएं जो है वो चाहे गर्मी में उनके फोड़े फुंसी होना, उससे निजात पाते पाते बारिश का मौसम जिसमें कि गलियां जिस तरीके से पनीली हो जाती हैं, कीचड़ वाली हो जाती है, उसके साथ का फिर आता है आपका मौसम सर्दियों का, और उसमें आपने बड़े मार्मिक तरीके से, एक तरीके से जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे बहुत दिल के करीब मानो एक रील की तरह चल रही, और बहुत सारे भी आपने उठाए जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। और कहानी का जो चयन जो नासिर आपा ने किया है, कहीं ना कहीं वाकई में बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि कहानी वाकई में हर एक जनमानस को और एक आम आदमी को छूती हुई चली जाती है, और यही सार्थकता है हमारे गृह स्वामी ने मंच की, और श्री संतलाल जी के द्वारा किया गया जो समय निकला है कि उन्होंने किस तरीके से एक आम आदमी का, एक आम व्यक्ति का, जो जनमानस का जो एक लेकर आए हैं परिवेश, जो कि उनकी मेहनत है, और जिस मेहनत के बलबूते पे वे अपने आप को बिल्कुल समाज के समक्ष लेकर आते भी हैं, पर कहीं ना कहीं पीड़ित वर्ग, कहीं ना कहीं एक निचले तबके का जो वर्ग है, जिसमें कि मैं अमीरी और गरीबी को ही देती हूँ, कहीं ना कहीं वे किसी न किसी तरीके से एक सामाजिक परिवेश में किस तरह से अपने आप को लाचार समझता है। तो वाकई में पुनः आपको बधाई देती हूँ मैं कि आपकी कहानी चयनित हुई और हमें मौका मिला इस कहानी को सुनने का। साथ ही साथ जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं उन सभी को कहानी जरूर पसंद आई होगी, मैं आशा करती हूँ, और चाहूंगी कि जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वे सभी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे, ताकि रामकरण जी को पता चले कि उनकी कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुंची। पुनः शुक्रिया। गृह स्वामिनी के मंच पर आपका पुनः स्वागत है, और पुनः मुलाकात होगी इन्हीं कहानियों को सुनने में जो कि अभी मैंने सुनी है, जो देखी है, जो पढ़ी इस वक्त मेरे सामने रचनाएं आपकी है। मौका मिलेगा तो जरूर आपको सुनेंगे सर, और पुनः आप सभी का स्वागत। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गृह स्वामिनी का विशेष स्वागत, अभिनंदन कि आप हमें अपनी कहानी के साथ यहाँ पर मिले। मुलाकात होगी पुनः, और चलते हैं, विदा लेते हैं, समय की पाबंदी है, समय की चाल है, पुनः मुलाकात होगी एक बेहतरीन कथाकार की किसी कार्यक्रम में। शुक्रिया, नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद सर।